हेलो एवरीवन, हम लोगों ने अपनी अर्लियर वीडियोस में पढ़ा था अबाउट फंक्शन के बारे में और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि फंक्शन कितने तरीके के होते हैं और हम फंक्शन को किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इस टॉपिक को देख के आप लोगों के मन में क्वेश्चन रेज होती होगी कि आखिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को हम कह सकते हैं जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन का फॉर्म ले लेती है, तो उसे हम कहते हैं हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन आपको मेंशन कर देता हूं, जैसे कि combining, you can note it down, combining more than one function into a single function can be named as a composition of function। ये हमारा composition of function का definition simply हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि composition of function हम उसे कहते हैं जब हम लोग एक से ज़्यादा फंक्शंस को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर फॉग क्या होती है, गॉफ क्या होती है, हॉग क्या होती है और फो क्या होता है। हम लोग बेसिकली यही चार टर्म्स के बारे में डील करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, मैं आपको बता दूं, फॉग जैसे कि फॉग एक्स कहीं पे कोई फंक्शन हमें दे रहा हो तो उसे हम कह सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। गॉफ एक्स को हम कह सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। हॉग एक्स को हम कह सकते हैं हमारा एच ऑफ जी एक्स। और हम फो को कह सकते हैं हमारा फो एक्स को एफ ऑफ एच एक्स। तो फॉग को, गॉफ को, हॉग को और फो को हम लोग इतने टर्म्स में डिलिब्रेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी पॉइंट समझ में आ चुकी होगी। तो आओ हम लोग कुछ फंक्शंस को लेते हैं और उससे देखते हैं कि कैसे उन सारे कुछ फंक्शंस को हम लोग कोरिलेट करके या तो कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन या तो फिर फॉग के रूप में या तो फिर गॉफ के फॉर्म में या तो फिर हॉग के फॉर्म में और फो के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आओ हम लोग कुछ फंक्शंस को ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 और हम लोग ले लेते हैं जी एक्स। हमारा दो फंक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और हम जानते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंबाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इनटू ए सिंगल फंक्शन। तो चलो हम लोग इसे देखने के लिए दो फंक्शंस को ले लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी ऑफ एक्स है हमारा साइन एक्स। ये हमारा दो फंक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और हम जानते हैं ये हमारा दो फंक्शन है। तो पहले हम लोग आओ देख लेते हैं कि फॉग क्या होता है। फॉग को हम लोग डिराइव करने सीखते हैं। फॉग एक्स, पहले हम लोग देखते हैं कि फॉग एक्स क्या होती है। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे दो फंक्शन लिए हुए हैं, एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इन दोनों फंक्शंस के फॉर्म में अब हम लोग पहले फॉग को, इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके हम लोग फॉग फंक्शन को एक रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फॉग एक्स हमारा दिया हुआ है और हम जानते हैं हम फॉग एक्स को एफ ऑफ जी एक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर रिप्रेजेंटिंग फॉग एक्स इंटू एफ ऑफ जी एक्स, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक फंक्शन डिराइव हो गया एफ जी एक्स। जैसे कि हमारा पहले फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जिसमें से हमारा एक्स फंक्शन था और यहाँ पे हम ले रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 2। उसी तरह जब हमारा फंक्शन एफ जी एक्स हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी एफ था और यहाँ पे भी एफ है और यहाँ पे हम एक्स का फंक्शन लिए हुए थे, इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो रहा था। तो यहाँ पे जब हमारा जी एक्स है तो यहाँ पे हमारा जी एक्स क्या हो जाएगा, जब हमारा एफ एक्स था तो उसका फंक्शन हो जा रहा था एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। जब हमारा यहाँ पे एफ जी एक्स है तो उसका फंक्शन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, इसे हम डिराइव करेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 के फॉर्म में। आई होप आप लोगों को समझ में ये आ चुकी होगी। इसे हम डिराइव करेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 के फॉर्म में और फिर हम देख लेते हैं कि आखिर हमारा जी एक्स का फंक्शन क्या होता। यहाँ पे देखिए ये हमारा जी एक्स का फंक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि है साइन एक्स। अब यहाँ पे जी एक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन एक्स के फॉर्म में टू दी होल स्क्वायर प्लस 2। हेंस वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 एंड आवर फॉग एक्स विल बिकम दिस फंक्शन एंड आवर फॉग एक्स विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। हमने देखा यहाँ पे हमारा दो फंक्शन लिया हुआ था, एक था एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स जिसका फंक्शन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा फंक्शन था हमारा जी एक्स जिसमें दिया हुआ था साइन एक्स। और हम लोगों ने देखा कि फॉग एक्स में इन दोनों फंक्शंस को रिलेट करके हमने एक अलग ही फंक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जो कि है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। हम लोगों ने तो फॉग एक्स देख लिया। अब देखते हैं कि आखिर गॉफ एक्स क्या होती है। गॉफ एक्स, और हम जानते हैं कि गॉफ एक्स को हम जी ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा हमारा गॉफ एक्स का डेलिब्रेशन, जिसे हम गॉफ एक्स को जी ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो ये हमारा जब जी एफ एक्स हो जाएगा
तो अब हम देखते हैं कि आखिर हमारा gx का फंक्शन क्या दिया हुआ है। हमारा gx का फंक्शन यहाँ मेंशन किया हुआ है sin x। जब हमारा gx फंक्शन था तभी था हमारा sin x। तो जब यहाँ पे gfx हो जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या होने वाला है इसमें, तो इसमें हमारा फंक्शन हो जाने वाला है, जब हमारा gx था तभी था sin x, अब हमारा जब gfx है तभी हो जाएगा sin fx। ये हमारा फंक्शन डिराइव हो जाएगा। Therefore, जब sin fx है हमारा, और हम जानते हैं कि हमारा fx फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा fx फंक्शन दिया हुआ है x² + 2। Therefore, हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि sin fx का वैल्यू दिया हुआ है x² + 2, और हम यहाँ इसे लिख सकते हैं x² + 2। एंड वी हैव फाउंड द कंक्लूजन ऑफ आवर गॉफ x। आई होप आप लोगों को यहाँ पे फॉग और गॉफ की कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। तो आओ हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारा हॉग और फो क्या बताना चाहता है। तो आओ हम लोग हॉग का भी फंक्शन को डिराइव करते हैं। फॉर सपोज लेट्स टेक वन मोर फंक्शन लाइक hx = mod x। ये हमारा एक और फंक्शन है, ओके। और इसमें हम अपना ऑब्टेन करने वाले हैं hog x, और हम जानते हैं कि hog x को हम लोग डिराइव क्या करते हैं, h(gx) के फॉर्म में, ओके। आप लोग, आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ चुकी होगी कि हम लोग hog x को h(gx) भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम h(gx) लिखेंगे, हम लोग जब h(gx) लिखेंगे तो हम लोगों का पहले क्या मेंशन किया हुआ था, gx का फंक्शन। हमारा gx यहाँ पे दिया हुआ था sin x, ओके। यहाँ पे हमारा gx दिया हुआ है sin x, और हमारा hx दिया हुआ है mod x। तब जब हमारा hx mod x है तो हमारा hgx क्या हो जाएगा, जब हमारा hx mod x है तो हमारा hgx भी mod gx हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ चुकी होगी कि hx अगर हमारा था तो जिसका फंक्शन था mod x, अब आके जब ये h(gx) हो गया तो हमारा mod gx हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि हमारा gx का फंक्शन क्या था पहले, sin x। हम यहाँ पे अपना gx का फंक्शन यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, विच वॉज sin x, mod sin x, जिसे हम लोग sin x के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारा hog का फंक्शन डिराइव हो जाएगा sin x, और या तो फिर hog को हम लिख सकते हैं hog x को mod sin x के फॉर्म में भी। आई होप आप लोग को hog की डेरिवेशन भी समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हम लोगों ने दो फंक्शंस को रिलेट करके gx को और hx को दो फंक्शंस को डिराइव करके या तो कोरिलेट करके एक सेपरेट फंक्शन hog x रिप्रेजेंट कर दिया जिसका वैल्यू था sin x। इससे हम देख सकते हैं कि हमारा gx का वैल्यू और hog x का वैल्यू दोनों सेम हो जा रहा है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। तो hog देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि आखिर फो क्या होती है, कि आखिर फो x क्या हो सकती है। फो x आखिर ये हमारा क्या हो सकता है। हम जानते हैं हम फो x को यहाँ पे f(hx) के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ जो हमारा f(hx) हमारा fx क्या था, हम लोगों ने पहले क्या देखा था कि हमारा fx का वैल्यू क्या था यहाँ पे x² + 2। हमारा fx का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है x² + 2। तो हमारा fhx का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा fhx का वैल्यू हो जाने वाला है hx² + 2, क्योंकि fx का वैल्यू है x² + 2। हम लोग hx को x मान लेते हैं और यहाँ पे hx का वैल्यू x की जगह hx को पुट कर देते हैं, और हमारा वैल्यू हो जाने वाला है यहाँ पे hx² + 2। Therefore, हम लोग अब देखने वाले हैं कि हमारा hx का फंक्शन क्या होने वाला है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा hx का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है hx, तो हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन hx का वैल्यू क्या था, hx का वैल्यू था हमारा mod x। तो हम यहाँ पे hx के वैल्यू में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं mod x + 2। mod x को हम x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं x² + 2, और हमारा फो h का वैल्यू हो जाने वाला है फो x का वैल्यू हो जाने वाला है x² + 2। इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग fx और hx के फंक्शन को मिला के एक सिंगल फंक्शन के फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को हॉग, गॉफ, फॉग और फो की फंक्शन समझ में आ चुकी होगी और डेरिवेशंस भी समझ में आ चुकी होगी। इन सभी चीज़ों को बेटर समझने के लिए आप लोग घर में बैठ के इन सभी चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व कर सकते हो। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सॉल्यूशंस बना के या तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों को फॉग और गॉफ की कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, कैसे हम लोग फॉग और गॉफ से कोरिलेट करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आओ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट f एक फंक्शन है हमारा जिसका f(13) एक डोमेन जिसे 1 2 3 4 हम ले सकते हैं, और हम उसका कोडोमेन 1 2 5 दिया हुआ है। एक फंक्शन है हमारा f जिसका डोमेन 1 3 4 दिया हुआ है
और एक को डोमेन 1 to 5 दिया हुआ है। उसी तरह कुछ और सेट्स हैं जी के नाम पे जिसके डोमेन 1 to 5 दिए हुए हैं और उसका को डोमेन 1 3 दिया हुआ है। और इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि f का f1 हो सकता है, f का सारे ऑर्डर पेयर भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और g के भी सारे ऑर्डर पेयर को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि गॉफ और फॉग इसका, इस क्वेश्चन से हमारा इन दोनों फंक्शन से हम फॉग और गॉफ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हम देख रहे हैं फॉर, तो इसमें हम लिख सकते हैं फॉर रेंज f, जैसे ये हमारा रेंज है, रेंज f 1 to 5, ये हमारा डोमेन था तो उसका रेंज हम इसे मान सकते हैं कि हमारा 1 to 5 दिया हुआ है। एंड डोमेन ऑफ g, जो डोमेन ऑफ g था वो भी है हमारा 1 to 5, दोनों सेम है। तो हम इसे कह सकते हैं कि क्लियरली वी कैन से दैट, यहाँ पे लिख सकते हो क्लियरली रेंज ऑफ f इक्वल टू और बिलोंग्स टू डोमेन, ये हम इसे मेंशन कर सकते हैं कि रेंज ऑफ f and domain of g are equal. Okay, तो as far as domain of g is concerned, domain of f is concerned, हमारा domain of f क्या है हमें वो भी मेंशन करना होगा कि हमारा domain of f है। जब हमारा range of f तो था यहाँ पे 1 to 5, तो हमारा domain of f क्या हो सकता है, यहाँ पे domain of f भी हम मेंशन कर देते हैं। हमारा domain of f है हमारा 1 3 and 4। ओके, तो अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारा domain of f क्या है, range of f क्या है, domain of g क्या है और range of g क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन इन सभी चीज़ों को मेंशन करने से पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि आखिर हमारा f का fx या तो फिर gx का वैल्यू कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्योंकि f फॉग और गॉफ को फाइंड करने के लिए हम लोगों को सारे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स का वैल्यू जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि f का हमारा पहला ऑर्डर पेयर है 1, दूसरा x का ऑर्डर fx का हमारा पहला ऑर्डर पेयर है 1, fx का दूसरा एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है हमारा, दूसरा ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है 3, fx का तीसरा एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है हमारा 4। तो ये सब हमें इसकी वैल्यू को जानना जरूरी है। तो हम लोग पहले सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पे हमारा f1, अगर ऑर्डर पेयर का हमारा f1 एलिमेंट है तो उसका y का वैल्यू क्या होने वाला था 2। उसी तरह अगर हमारा f3, अगर f ऑर्डर पेयर का 3 हमारा एक वैल्यू था तो उसका y का वैल्यू क्या हो जाने वाला है 5। अगर हमारा f का वैल्यू अगर 4 है तो उसका y का वैल्यू क्या हो जाने वाला है 1। हम इसे क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ना। जैसे देखो हमारा f का यहाँ पे क्या सेट दिया हुआ है, सेट का ऑर्डर पेयर क्या 1 2 3 5 4 1। मैं इसे यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। f है हमारा 1 2 3 5 और 4 1। ये हमारा फंक्शन था और ये हमारा फंक्शन का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर पेयर हम लोगों ने मेंशन किया, जिसका f1 फंक्शन है f1। तो उसका y का वैल्यू क्या था हमारा, सपोज ये हमारे दो ऑर्डर पेयर है ना जिसमें से x एंड y हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा x है, पहला एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट हमारा y है। और हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू fx होती है। ओके, हम लोगों ने अपनी फंक्शन वाली क्लास में देखा था कि y इज इक्वल टू fx हमारी फंक्शन होती है। तो आओ आखिर यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारा f1 वैल्यू है तो हमारा y क्या है इसमें 2। देयरफॉर वी कैन राइट दैट f1 इज इक्वल टू 2। जब हमारा f3 वैल्यू है तो हमारा y का वैल्यू क्या है 5। तो देयरफॉर वी कैन रिप्रेजेंट f3 इज इक्वल टू 5। उसी तरह हम हमारा f4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू 1। हम लोग इसी तरह g के वैल्यू को भी सस्टेन कर सकते हैं कि आखिर अगर g का वैल्यू 1 है x में तो y का वैल्यू क्या हो जाने वाला है। अगर x का वैल्यू हमारा ऑर्डर पेयर में एलिमेंट 1 का gx अगर वैल्यू 1 है तो हमारा y हो जाएगा 3। मैं आपको यहाँ पे g फंक्शन का भी ऑर्डर पेयर को मेंशन कर देता हूँ। जैसे है हमारा 1 3 2 3 और 5 1। ये हमारे ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो उसी तरह हम g का भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। हमारा g का पहला g1 का वैल्यू g1 इज इक्वल टू 3 है। तो उसी तरह हमारा g2 का वैल्यू हो सकता है 3 और हमारा g5 का वैल्यू हो सकता है 1। हम लोगों ने यहाँ पे f का फंक्शंस और g के फंक्शंस के सारी वैल्यू को डिराइव कर लिया कि f1 इज इक्वल टू 2, f3 इज इक्वल टू 5 एंड f4 इज इक्वल टू 1, g1 इज इक्वल टू 3, g2 इज इक्वल टू 3 एंड g5 इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने ये चीज़ों को सस्टेन कर लिया। तो अब हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है कि आखिर नाउ वी कैन फाइंड कि व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ गॉफ x।
हाउ वी कैन फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ गॉफ एक्स। तब यहाँ पे देखो हमें अब तो यहाँ गॉफ एक्स फाइंड करना है, एक्स और वाई दो ऑर्डर पेयर है तो हमें गॉफ एक्स फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग इसे फाइंड करेंगे? हम जानते हैं कि गॉफ एक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जी ऑफ एफ एक्स के। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग पहली एलिमेंट हमारी क्या है? पहली है हमारी 1, तो जी ऑफ एफ वन, गॉफ 1 का अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना होगा? जी ऑफ एफ वन। ओके, अगर गॉफ एक्स फाइंड करते तो हम फाइंड करते थे जी ऑफ एफ एक्स। अगर गॉफ 1 फाइंड करना है तो हम जी ऑफ एफ वन फाइंड करेंगे, जिससे हम सस्टेन कर सकते हैं। हमारा एफ वन का वैल्यू है यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे एफ वन का वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे 2 है हमारा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी 2 है हमारा एक फंक्शन। F1 का वैल्यू हमारा 2 था, हमें फाइंड करना है यहाँ पे F1, तो F1 का वैल्यू क्या दिया हुआ हमारे पास? 2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं G2, क्योंकि G हमारा यहाँ पे GF1 है और F1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो G का वैल्यू 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हमारा G2 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए, ये है हमारा G2 का वैल्यू। G2 का वैल्यू है 3, ये रहा हमारा G2 का वैल्यू। हम लोगों ने यहाँ पे इसकी एलिमेंट को फाइंड कर ली, G2 इज इक्वल टू 3, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसी तरह हम फाइंड करेंगे हमारा गॉफ 3, कि गॉफ 3 क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा ग्राफ f का फंक्शन 3 माना गया है ना, तो यहाँ पे हम इसे फाइंड करेंगे या तो रिप्रेजेंट करेंगे जी ऑफ f3 के फॉर्म में, विच विल बी इक्वल टू, अब हमें फाइंड करना है कि f3 का वैल्यू क्या है। f3 का वैल्यू है हमारे पास 5, देयरफॉर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू g5। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि G5 का वैल्यू क्या है। G5 विल बी इक्वल टू 1, G5 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। उसी तरह फाइंड करते हैं हमारा गॉफ का वैल्यू अगर 4 है तो क्या होगा? G ऑफ F4। देयरफॉर यहाँ पे G ऑफ F4 को हम गॉफ 4 को लिख सकते हैं G ऑफ F4, विच विल बी इक्वल टू F4 का वैल्यू होगा हमारा 1, हम यहाँ पे लिख सकते हैं G1, और G1 का हमारा वैल्यू यहाँ पे 3। नाउ वी हैव डिराइव्ड आवर कोडोमेन्स हियर, आई मीन रेंजेस हियर, विच इज 3, 1 एंड 3। अगर किसी ऑर्डर पेयर का वैल्यू 1 है तो अगर x का वैल्यू 1 है तो y हो जाएगा 3 हमारा, अगर x का वैल्यू 3 है तो y हो जाएगा 1 हमारा। इसी तरह हम 4 का 3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Hence we can write that गॉफ फंक्शन विल बी, जैसे हमारा f का फंक्शन था 1 2 3 5 4 1, उसी तरह गॉफ का फंक्शन हो जाएगा हमारा 1 एलिमेंट का 3, ये है हमारा डोमेन, ये है हमारा रेंज। उसी तरह दूसरा हो जाने वाला है हमारा गॉफ 3 का वैल्यू 1, गॉफ 4 का हो जाने वाला है हमारा 4, जिसका एलिमेंट 4 था और जिसकी इमेज हुई 3। अब हम लोगों ने गॉफ की भी ऑर्डर पेयर को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने इसे देख लिया कि कैसे हम लोग दो फंक्शन से f और g को कंबाइन करके कैसे गॉफ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही डिराइव कर लिया था ना कि f1 का फंक्शन, f1 की वैल्यू क्या है, f3 की वैल्यू क्या है, g1 की वैल्यू क्या है, g2 की वैल्यू क्या है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ चुकी होगी कि हम लोगों ने कैसे f और g से गॉफ फाइंड आउट कर लिया। हमारा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था गॉफ के बाद फॉग भी मेंशन करने के लिए, तो अब हम लोग फॉग भी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि आखिर फॉग वैल्यू क्या हो सकती है। एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, हमारा यहाँ पे गॉफ भी हमें फाइंड करना, हम लोगों ने गॉफ फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं हमारा फॉग क्या होने वाला है। ओके, अब देखेंगे हमारा जिस तरह हमारा इसमें रेंज f था और डोमेन था g, गॉफ में हमारा रेंज f था और डोमेन था g, तब हम अगर फॉग फाइंड करेंगे तो हमारा रेंज हो जाएगा g और डोमेन हो जाएगा हमारा f। ओके, हमारा रेंज क्या हो जा रहा है इसमें? रेंज हमारा 1 3 g का और डोमेन हो जाने वाला है हमारा 1 3 और 4 f का। ओके, डोमेन है हमारा g का, देखिए g का हमारा यहाँ पे डोमेन मेंशन किया हुआ, हम लोग ले लेते हैं 1 3, और f का हमारा डोमेन मेंशन किया हुआ है 1 3 4। तो हम ये इसे नोट डाउन वहां पे कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, और हम लोग यहाँ पे इसे फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रेंज g इज इक्वल टू 1 3 एंड डोमेन f इज इक्वल टू 1 3 एंड 4। एज फार एज आवर क्वेश्चन इज कंसर्न, हमारे क्वेश्चन में तो ये मेंशन किया हुआ है, तो क्लियरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियरली वी कैन फाइंड आउट दैट रेंज ऑफ g, जो हमारा रेंज था g का, which is equal to domain of f। ये सब हम देख सकते हैं easily। Therefore we can write that fog function, हमारा जो fog function है, is defined and domain of fog is equal to domain of g। हमारा domain of fog का जो हमारा domain of fog है, हम लोगों ने देखा यहाँ पे हमारा जो डोमेन ऑफ फॉग था विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, विच इज 1 2 एंड 5। हमारा डोमेन क्या था? फॉग का हमारा डोमेन ऑफ फॉग एंड डोमेन ऑफ जी। हमारा डोमेन ऑफ जी क्या है? हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डोमेन ऑफ जी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डोमेन ऑफ जी है हमारा 1 2 एंड 5। हम लोगों ने देखा था कि डोमेन ऑफ जी हमारा क्या, ये हमारा डोमेन ऑफ जी 1 2 एंड 5 इट इज मेंशन्ड। तो अब हमें डिफाइन करना है हमारा डोमेन ऑफ फॉग को, वो भी 1 to 5 ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्लियरली रेंज ऑफ जी एंड डोमेन ऑफ f इज इक्वल।
रेंज ऑफ जी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। हम लोगों ने ये चीज़ देखा था। तो अब हम लोग यहाँ पे अब फॉग को फाइंड आउट करते हैं कि आखिर फॉग एक्स क्या होने वाला है। जैसे फॉग एक्स का वैल्यू क्या क्या होने वाला है। हम लोगों ने देखा कि हमारा फॉग का वैल्यू f1 का वैल्यू 2 है, g1 का वैल्यू 3 है, f3 का वैल्यू 5, f4 का वैल्यू 1, g2 का वैल्यू 3 एंड g5 का वैल्यू 1। तो उसी तरह हम लोग आओ फॉग का वैल्यू इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम फॉग एक्स को यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं फॉग एफ ऑफ जी एक्स के फॉर्म में। ओके, उसी तरह अगर हमारा यहाँ पे फॉग का वैल्यू 1 to 5, जैसे डोमेन हमारा दिया हुआ है एफ का 1, डोमेन हमारा फॉग का यहाँ पे दिया हुआ है क्या, डोमेन ऑफ फॉग इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी विच इज 1 to 5। 1 to 5 हमारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे फॉग 1 फाइंड करेंगे विच विल बी एफ ऑफ g1। ओके, और एफ ऑफ g1 हमारा g1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर g1 का वैल्यू है हमारा 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं f3 एक वैल्यू। f3 का वैल्यू क्या था हमारा 5, तो हम यहाँ पे इसकी एलिमेंट को 5 मेंशन कर सकते हैं। उसी तरह हमारा डोमेन का दूसरा एलिमेंट क्या दिया हुआ है 2, फॉग 2 अब हमें फाइंड करना है। इसका मतलब होता है f ऑफ g2, इसे हम डिराइव कर सकते हैं। हमारा g2 का वैल्यू क्या हमें फाइंड आउट करना है, हमारा g2 का वैल्यू है 3। हम यहाँ पे लिख सकते हैं f3, और हम जानते हैं हमारा f3 का वैल्यू है 5। यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट मेंशन कर सकते हैं फॉग 3। अब हमारा डोमेन का 5 एलिमेंट है, उसे फाइंड आउट करेंगे कि फॉग 5 क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ g5 का वैल्यू हमारा 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ 1। अब यहाँ f1 का वैल्यू क्या है हमारा 2, देयरफॉर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं f1 का वैल्यू हमारा 2। हेंस वी कैन राइट दैट हमारा फॉग का फंक्शन, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ या तो फिर यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। हेंस फॉग फंक्शन विल बी 1 5, क्योंकि एक अगर एलिमेंट 1 है तो उसकी इमेज 1 5 होगी, दूसरी 2 है तो उसकी इमेज 5 होगी, और तीसरी अगर 5 है तो उसकी इमेज 2 होगी। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ चुकी होगी। ये क्वेश्चन थोड़ी लेंदी थी, मगर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों के बुक्स में, जैसे कि एनसीईआरटी के बुक्स में, या तो फिर आप लोग आर एस अग्रवाल के बुक सॉल्व करने वाले हो, या तो फिर आर डी शर्मा के बुक सॉल्व करने वाले हो, इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के बुक्स में भी दिए हुए हैं। तो आप उस क्वेश्चंस को जाके देख सकते हो और ट्राई टू फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे हम लोग इन सारी फंक्शंस को कोरिलेट करके एक सिंगल फंक्शंस डिराइव कर सकते हैं। ये आई होप ये क्वेश्चन थोड़ी लेंदी थी, आप लोगों को थोड़ा पजल्ड अप लग रहा होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन आप इसे क्वेश्चन को 1 से 2 बार अगर देखोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाने वाला है कि आखिर ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो फॉग और गॉफ की कंसेप्ट को समझने के लिए आओ हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ फंक्शन r बिलोंग्स टू r एंड g, एफ फंक्शन g बिलोंग्स टू r बिलोंग्स टू r आर गिवन बाय fx। जब हमारा फंक्शन fx का वैल्यू है cos x एंड gx का वैल्यू है हमारा 3x। ओके, तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। ये हमारा क्वेश्चन यही हमसे पूछ रहा है कि अगर f का वैल्यू r बिलोंगिंग टू r, रियल नंबर बिलोंगिंग टू रियल नंबर, उसी तरह g की वैल्यू r बिलोंगिंग टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर दी हुई है, जिसमें से हमारा फंक्शन fx दिया हुआ है cos x और फंक्शन gx दिया हुआ है 3x²। दोनों का वैल्यू मेंशन किया हुआ है, एक है cos x और एक है sec²। तो उसी तरह हमें फाइंड आउट करना है कि गॉफ और फॉग इन दोनों फंक्शंस के थ्रू इक्वल नहीं है। इन दोनों फंक्शंस को अगर हम कंबाइन कर देंगे, fx और gx को अगर कंबाइन करके गॉफ का वैल्यू फाइंड करते हैं और fx का और gx का वैल्यू कंबाइन करके हम फॉग का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो दोनों की वैल्यू इक्वल ना आए। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो आओ हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमारा एक फंक्शन है गॉफ एक्स, हमें इसमें पहले गॉफ फाइंड करना है। तो आओ हम सिर्फ गॉफ एक्स पहले फाइंड करते हैं, और हम गॉफ एक्स को यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं g ऑफ fx के फॉर्म में। ओके, हमारा g ऑफ fx यहाँ पे डिराइव हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारा g ऑफ fx का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या था। हमारा fx का वैल्यू यहाँ पे cos, और gx का वैल्यू क्या था 3x²। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर g fx मेंशन किया हुआ है तो हम यहाँ पे gx के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3fx², ये भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा fx का वैल्यू क्या है cos x। तो हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारा 3 cos x² हो जाएगा, जिसका एंड वैल्यू आने वाला है 3 cos² x। हम लोगों ने हमारा गॉफ फंक्शन फाइंड आउट कर लिया कि हमारा गॉफ का फंक्शन क्या होने वाला है। जैसे हमारा fx फंक्शन था cos x, gx फंक्शन है 3x², उसी तरह हमारा गॉफ x हो गया हमारा 3 cos x²। तो आओ इसी तरह दोनों फंक्शंस को कोरिलेट करके हम फॉग को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं।
हमारा यहाँ पे fog x मेंशन कर किया हुआ है, जिसे हम डिराइव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ gx, हम ये जानते हैं। यहाँ पे फिर हम देखते हैं हमारा fx का वैल्यू दिया हुआ है cos x और gx का वैल्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम आखिर हमारा fx क्या बोल रहा है। हमारा fx था cos x, तो हमारे यहाँ पे fgx हो जाएगा cos gx, ये हम देख सकते हैं। हमारा fx हो जाएगा इसमें cos gx, और फिर हम देखते हैं कि हमारा gx क्या है। हमारा gx यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 3x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे gx की वैल्यू भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे और लिख देंगे 3x स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, और हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि हमारा fog x का वैल्यू हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। और हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू cos 3x स्क्वायर। और हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हम लोग गॉफ और फॉग को फाइंड आउट करते हैं। फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन हम लोग और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या तो फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आखिर इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होती है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।